नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए इस चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जीएस यानी सामान्य अध्ययन के हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट शुरू किए। इससे पहले साथियों हम लोगों ने 7 जीएस के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट शुरू कर चुके हैं। आज हम लोग 8वां प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में जीएस के महत्वपूर्ण 42 प्रश्न हैं जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं और कुछ अन्य में लेटेस्ट जो एग्जाम हुए हैं वहाँ से भी हमने प्रश्नों को लिया है ताकि ये प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में देखने को मिल सकता है। साथियों तो बिना देर किए हुए हम इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है कि एड्स रोग उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है? बताइए, एड्स रोग उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए है हर्पिज सिंप्लेक्स वायरस, ऑप्शन बी है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ऑप्शन सी है इन्फ्लुएंजा वायरस, ऑप्शन डी है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। कौन इसमें सही हो जाएगा? एड्स उत्पन्न करने वाले जो वायरस कौन है इसमें जो आपने HIV का नाम सुने होंगे, HIV, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, इसमें कौन सा आपको मिल रहा है वही आपका सही हो जाएगा। तो इसमें ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी और क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा। इस वजह से आपका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस हो जाएगा। लेकिन यहाँ से कई बार ये भी प्रश्न पूछा है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और कई बार तो ये भी प्रश्न पूछा है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी बहुत बार पूछा गया है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम क्या हो गया? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो गया। ठीक, तो हम लोगों ने एड्स का फुल फॉर्म देख लीजिए, देख लिए, एड्स दिवस देख लिए, और इसका वायरस कौन है भाई? HIV है। और एड्स रोग जो होता है ना, तो इसमें शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो रोग से लड़ने की क्षमता है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। और धीरे धीरे आपका वजन कम होने लगेगा और सर्दी बुखार, आपका खांसी हो जाएगा, बुखार नहीं छोड़ेगा और लगातार वजन कम हो जाएगा, और जिससे कुछ भी खाएंगे वो शरीर पे असर करने वाला नहीं होता है। सर, ये बहुत ही घातक आपका रोग है। दूसरा प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? बता दीजिए, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन ए है कश्मीर, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है आपका पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है वैशाली। प्रथम बौद्ध संगीति, पहली बात ध्यान दीजिएगा, इसमें तो आपका जो करेक्ट सही होगा, प्रथम पूछा है ना, तो राजगीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगीर में। तो कम से कम 4 बौद्ध संगीति के कम से कम जानना है, कहीं से कहीं ना आपको प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। पहला बौद्ध संगीति यानी फर्स्ट जो हुई थी, वह जो फर्स्ट हुई थी तो कहाँ हुई थी? राजगीर में, जो अभी हम लोगों ने देखा राजगीर में। उस समय कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में हुआ था भाई? अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। कौन? अजात शत्रु। उसके बाद दूसरा कहाँ हुई थी भाई? तो दूसरा हुई थी आपका वैशाली। कहाँ? वैशाली, ये तो बिहार ही में है। और जो हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। कौन? कालाशोक के शासनकाल में कालाशोक है जी, ध्यान रखिएगा। और थर्ड जो हुई थी आपका पाटलिपुत्र। कहाँ? पाटलिपुत्र में हुई थी। और उसके बाद इस समय कौन थे भाई? अशोक के शासनकाल में हुई थी। और उसके बाद चौथा हुई थी आपका कहाँ पर? आपका कश्मीर कुंडवलम का नाम सुने होंगे ना, कश्मीर कुंडवलम सुन लीजिए, कुंडवलन कश्मीर में हुई थी। उस समय शासक कौन था भाई? कनिष्क। कौन? कनिष्क थे। तो यानी 4 बौद्ध संगीति के बारे में हम लोगों ने देखा। पहला कहाँ? राजगीर, दूसरा कहाँ? वैशाली, तीसरा कहाँ? पाटलिपुत्र, चौथा कहाँ आपका कुंडवलम या कश्मीर में हुई थी। और शासक कौन कौन थे याद रखिए, पहले में अजातशत्रु, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक और चौथे में आपके कनिष्क थे। ठीक, इनको भी याद रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था भाई?
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे सेल्यूकस निकेटर के राजदूत, उनका नाम क्या था? ऑप्शन है हेरोडेटस, ऑप्शन बी है स्ट्रैबो, ऑप्शन सी है होमर, ऑप्शन डी है मैगस्थनीज। बता दीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा के, जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर, उनका राजदूत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उनका नाम क्या था? तो इसमें साथियों कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, सब इसमें मेगास्थनीज हो जाएंगे। और मेगास्थनीज की एक पुस्तक है, याद रखिएगा, इंडिका। क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। कई बार पूछा गया है कि इंडिका किसकी पुस्तक है, तो मेगास्थनीज की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन थी? पल्लव राजवंश की राजधानी कौन थी? ऑप्शन है एहोल, ऑप्शन बी है मदुरै, ऑप्शन सी है बदामी, ऑप्शन डी है कांचीपुरम। बता दीजिए पल्लव राजवंश की आपकी राजधानी कौन थी? तो साथियों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका कांचीपुरम। तो पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक याद रखिए, वास्तविक संस्थापक कौन था पल्लव राजवंश का? तो सिंह विष्णु। कौन? सिंह विष्णु है। इनको भी आपको याद रखना है। तो पल्लव वंश के संस्थापक याद रख लिए सिंह विष्णु, और उसकी राजधानी कहाँ है? कांचीपुरम में है। इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1991 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराने वाले पृथ्वीराज तृतीय किस वंश के राजा थे? यानी यहाँ तो देख लीजिए, ऑप्शन ए है गढ़वाल, ऑप्शन बी है नंद वंश होगा, नंद लिखिए, नंद वंश, ऑप्शन सी है चाहमान, ऑप्शन डी है चेदी राजवंश। तो बता दीजिए। पहले तो यहाँ देखिए, तराइन का युद्ध का नाम सुने होंगे ना, प्रथम तराइन का युद्ध, प्रथम तराइन का युद्ध। प्रथम तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी प्लस पृथ्वीराज चौहान के बीच, पृथ्वीराज चौहान के बीच। और द्वितीय तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध, द्वितीय तराइन का युद्ध, ये हुई थी कब? 1191 में। और ये कब हुई थी? 1192 में। और ये भी हुई थी गोरी प्लस पृथ्वीराज चौहान के बीच। और यहाँ पर पृथ्वीराज, यहाँ पर कौन जीत जाता है जी? पृथ्वीराज चौहान। कौन? पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं? जीत जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं? हार जाते हैं। यानी प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 में। किनके किनके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। प्रथम युद्ध का परिणाम क्या निकलता है? इसमें क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं? जीत जाते हैं, गोरी हार जाता है। उसके बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, फिर पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच। और इसमें उल्टा हो जाता है भाई, इसमें क्या होता है? गोरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो किस राजवंश से थे? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी चौहान वंश से थे। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तालिकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूटा था? तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? पहले तो यह बता दीजिए। 1565 में। ध्यान रखिएगा, 1565 में। कई बार तो ये भी पूछा गया है डायरेक्ट, तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। तो तालिकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूटा था? ऑप्शन है गोलकुंडा, ऑप्शन बी है अहमदनगर, ऑप्शन सी है बीजापुर, ऑप्शन डी है विजयनगर। तो ये विजयनगर को लूटा था। कौन? विजयनगर को लूटा था। तालिकोटा के युद्ध की लड़ाई के बाद सेनाओं ने विजयनगर राज्य को लूटा था। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में है? शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में है? तो शेर शाह का मकबरा जो है पहले कहाँ है? ध्यान दीजिएगा, सासाराम। कहाँ पे है? सासाराम। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है बिहार। बताइए सासाराम कहाँ है? तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिहार, यानी शेर शाह का मकबरा कहाँ है? बिहार, यानी सासाराम में है। अगला है प्रश्न, अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ऑप्शन ए है 1819, ऑप्शन बी है 1824, ऑप्शन सी है 1809, ऑप्शन डी है आपका 1825। तो अमृतसर जो संधि हुई थी, ये आपका ऑप्शन है क्या है? 1809। 1809। ये अमृतसर संधि किसके बीच हुई थी? पहला तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद महाराणा रणजीत सिंह, महाराणा
रणजीत सिंह के मध्य हुई थी, रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। और कौन सी नदी? सतलज नदी के को लेकर हुआ था, सतलज नदी को सीमा बनाया गया था, ठीक, सीमांकन किया गया था, इसीलिए ये संधि हुई थी 1809 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सन 1855-56 में के बीच हुआ था? बता दीजिए कौन सा विद्रोह 1855-56 में हुआ था। ऑप्शन आपका ए है संथाल विद्रोह, ऑप्शन बी है कोल विद्रोह, ऑप्शन सी है रामोसी विद्रोह, ऑप्शन डी है आपका पाइका विद्रोह। कई बार ये सब प्रश्न, यही सब प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाते हैं जी। 1855-56 में जो विद्रोह हुआ था, ऑप्शन ए है आपका क्या है? संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। उसके बाद कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में हुआ था। और रामोसी विद्रोह 1783 से 90 के बीच हुआ था, 1790 मतलब 1790। उसके बाद पाइका विद्रोह जो हुआ था आपका 1817 से 18 के बीच, ये आपको याद रखना है। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, ठीक। अगला है प्रश्न, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1920 में, ऑप्शन बी है 1926 में, ऑप्शन सी है 1924 में, ऑप्शन डी है आपका 1928 में। तो अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी ऑप्शन 1920 में। कुछ ऐसे प्रश्न हैं आपको डायरेक्ट आपको दिमाग में अपना सेट कर लेना है, ठीक। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1920 में साथियों। अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गोलमेज सम्मेलन के बारे में सुन लीजिए। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। दूसरा कब हुआ था? 1931 में। तीसरा कब हुआ था? 1932 में। तो प्रश्न यहाँ से कई दो प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है कि महात्मा गांधी ने, ऑप्शन क्या है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? दूसरे में ऑप्शन ए है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे इनका नाम था क्या है? महात्मा गांधी, इसलिए करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और कई बार प्रश्न ये पूछा गया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने वाले व्यक्ति हैं उनका क्या नाम है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो यहाँ प्रश्न नोट कर लीजिएगा। सारे प्रश्न मुझे याद है इसलिए मैं आपको बताते चल रहे हैं जो प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? भाई न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र है विधायिका और कार्यपालिका से। इसकी अवधारणा हम लोगों ने किस देश से ग्रहण किया? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है आपका दक्षिण अफ्रीका। तो बता दीजिए इसमें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, ठीक। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या लिया है भाई? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन लिया है, संवैधानिक संशोधन। और जर्मनी से आपात उपबंध को, ठीक। और संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार भी हम लोगों ने ग्रहण किया है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? यही प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए है आपका 21, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है आपका 25, ऑप्शन डी है आपका 10। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है भाई? 20 में है, 20 में। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं हम लोग? 368 अनुच्छेद पूछे तो 368, भाग पूछे तो आप क्या बताएंगे? 20 बताएंगे। और किस देश से हम लोगों ने ग्रहण किया, अगर वो पूछे तो आप क्या बताएंगे? दक्षिण अफ्रीका बताएंगे। क्या बताएंगे? दक्षिण अफ्रीका बताएंगे। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद का निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का विशेषता है? यानी आपातकालीन उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, यही पूछा है। इमरजेंसी जिसको बोलते हैं। अनुच्छेद 352 से 60, अनुच्छेद 330 से 42, सी नंबर है 343 से 351, ऑप्शन डी है 309 से 312। तो किसका बात क्या है भाई? आपातकालीन उपबंध। तो आपात उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो भाग आपका 18 में है। और कितने तरह की? 3 तरह के आपात उपबंध की बात की गई है। पहला क्या है भाई? राष्ट्रीय आपात,
क्या है, राष्ट्रीय आपात। दूसरा क्या है भाई, वित्तीय आपात। तीसरा क्या है, राष्ट्रपति शासन। क्या है, राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। तो ऑप्शन राष्ट्रीय आपात कब है, अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद आपका 352 में है, 352 है। और ये वित्तीय आपात 360 है, 360 है, और राष्ट्रपति शासन 300 आपका 56 है। ठीक, तो अब देख लीजिए 352 से 60 के बीच है, तो कौन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, कृषि और पशुपालन का संगठन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल है। कृषि और पशुपालन की बात किया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी है आपका अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 47। तो इसमें है आपका जो सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का जिक्र है। ठीक, ये याद रखिए। अनुच्छेद 45 में क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। और इसमें क्या है भाई, एससी, एसटी और समाज के अन्य गरीब तबका लोग हैं जो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से अगर कमजोर हैं, उनको किसी प्रकार से मुख्य धारा में लाना है और उनके साथ कोई शोषण न करे, इसकी इसमें बात की गई है। ठीक, अनुच्छेद 47 क्या है भाई, इसमें जीवन स्तर में सुधार करना है, पोषण में सुधार करना है, और जो मादक पदार्थ है या हानिकारक औषधि है उसको क्या करना है, इसमें बैन करने की बात की गई है। तो याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न यही आया कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति। याद रखिएगा, ये गांठ बन के दिमाग में रख लीजिएगा। उसके बाद सामूहिक रूप से पूछा है ना, तो सामूहिक रूप से तो यह आर्टिकल पूछ दिया है, तो ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 74(1) ऑप्शन 75(3) ऑप्शन सी है, 72(1) ऑप्शन डी है, 73(2) है। तो बता दीजिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसका जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 75(3) में जिक्र है। यहाँ से 3 प्रश्न। क्या पहला प्रश्न था कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। सामूहिक से अगर पूछे तब, अगर वही पूछे कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री जो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो यह आ जाएगा आपका राष्ट्रपति के प्रति। सामूहिक पूछे तो लोकसभा और व्यक्तिगत पूछे तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक, यहां से 2-3 प्रश्न आपको इसी तरह से घुमा के हमेशा पूछता रहता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य अगर आपको बनना है तो कम से कम उम्र क्या होना चाहिए, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 20 वर्ष। इसमें जो आपका राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। अगर प्रधानमंत्री बनना हो तो 25 साल में ही बन जाएंगे, सांसद बनना हो तो 25 साल में बन जाएंगे, लेकिन राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष का उम्र होना चाहिए। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष का होता है। किसका, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। अगर वही पूछ दे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो उसका कभी तो विघटन नहीं होता है, वो तो अनंत होता है, जब से बना है वो लगातार चल ही रहा है। ठीक, तो ये बारीकियों को आपको पकड़ना है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितने से कम नहीं होना चाहिए। कोई भी राज्य का अगर मुख्यमंत्री है, अगर उसके जो भी मंत्री होंगे किससे कम नहीं होना चाहिए, कितने से कम नहीं होना चाहिए, अधिकतम की नहीं बात कर रहे हैं, कम से कम कितना मिनिमम होना चाहिए। ऑप्शन है 13, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 10। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 से कम नहीं होना चाहिए अन्य मंत्रियों की, मुख्यमंत्री के जो साथ में जो मंत्री शपथ लेते हैं। ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। ये क्या पूछा है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात किया है, हाई कोर्ट। ऑप्शन है 56, ऑप्शन बी है 62, ऑप्शन सी है 65, ऑप्शन डी है 60। यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट कितने वर्ष पे होते हैं।
तो हाई कोर्ट भी जान लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट भी जान लीजिए। हाई कोर्ट वाले जो न्यायाधीश होते हैं वो रिटायरमेंट 62 वर्ष के उम्र में होते हैं, और ये 65 वर्ष की उम्र में होते हैं, यह भी याद रखिएगा। हाई कोर्ट वाले जो न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट हो जाते हैं, और ये 65 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट हो जाते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने और उसके निलंबन से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी है आपका अनुच्छेद 315, ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 317। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने और निलंबन का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसमें साथियों जिक्र है उसका अनुच्छेद 317 में है। 324 में क्या है? ये बहुत बार पूछा गया है, तो निर्वाचन आयोग का जिक्र है, भारत के निर्वाचन आयोग का जिक्र है 324 में। इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती है? मतलब चुनाव आयोग के जो भी आयुक्त होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा भाई, यही पूछा गया है। ऑप्शन है महान्यायवादी, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। यानी चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? इस समय जो विनेश कुमार है उनकी नियुक्ति कौन किया था? तो इसमें साथियों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या होगा? राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति। महान्यायवादी का जिक्र किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? 76 में है। इसको भी याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। और वही सी आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जिक्र किस में है? आपका 148 में। यानी महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष आयोजित किया गया था? यानी भारत का 15वां राष्ट्रीय जनगणना जो हुई थी वह किस वर्ष? तो अभी जो लेटेस्ट में जनगणना हुई थी आपको पता ही होगी। ऑप्शन ए है 2011, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी है 2001, ऑप्शन डी है आपका 2021। तो 15वां जनगणना वर्ष जो हुआ था वो किस वर्ष? ऑप्शन ए है 2011 की जनगणना के बाद अभी तक जनगणना नहीं होगी, अब जो आगे होने वाली है। अगला प्रश्न है, किस जनगणना का नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य? हमारी जनगणना जो लेटेस्ट में हुई है जनगणना वही है। ऑप्शन ए है 2001, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी है 2011। तो हमारा जनगणना हमारा भविष्य जो थीम थी वह 15वीं जो जनगणना हुई थी 2011 में उसी का है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत सरकार की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। बता दीजिए, व्यापार नीति की बात कर रहा है ना, तो व्यापार किससे भाई होगा? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। पहले तो ये चारों मंत्रालय जो महत्वपूर्ण है उसके मंत्री का नाम आपको याद रखना। रक्षा मंत्रालय मतलब रक्षा मंत्री कौन है भाई? राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ सिंह है। विदेश मंत्री कौन है भाई? डॉक्टर एस जयशंकर है, यानी सुब्रमण्यम जयशंकर है। उसके बाद वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है भाई? ये पीयूष गोयल है। कौन है? पीयूष गोयल है। उसके बाद गृह मंत्री आपको पता है अमित शाह है। तो ये भी आपको याद रखना है। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, और अमित शाह गृह मंत्री, और पीयूष गोयल आपके वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं। ठीक। अगला है प्रश्न, भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सबसे कम नगर है मतलब शहर वहां पे सबसे कम है। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो जो आपका पर्वतीय राज्य होता है तो वही है, आपका पता ही है कि हिमालय पर लगा हुआ ये राज्य है, हिमालय से सटा हुआ है। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, आपका क्या है? सिक्किम हो जाएगा। और भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भी आपका यही है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े हैं? अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े हैं? ऑप्शन ए है किराना घराना, ऑप्शन बी है आगरा घराना, ऑप्शन सी है मेहर घराना, ऑप्शन डी है ग्वालियर घराना।
तो इसमें जो है अली अकबर खां जो जुड़े हुए हैं ये है मैहर घराना से जुड़े हुए। किससे? मैहर घराना से जुड़े हुए। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका, ए बाबू बुला दो जी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है? नियोजित औद्योगिक शहर है जिसमें पहली बार स्टील प्लांट जो लगा था। ऑप्शन है नवी मुंबई, ऑप्शन बी है जमशेदपुर, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। बता दीजिए भारत का पहला नियोजित औद्योगिक नगर कौन है? इसमें जो है आपका जमशेदपुर है। कौन? जमशेदपुर। जमशेद टाटा जी ने इस टाटा स्टील प्लांट को बसाए थे। कब बनाए थे? 1907 में पहली बार, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोमस ऋषि गुफा एक मानव निर्मित गुफा है। लोमस जो है ऋषि गुफा एक मानव निर्मित गुफा है। भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका कर्नाटक। तो लोमस ऋषि गुफा कहाँ है भाई? मानव निर्मित है। तो ये आपका है बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। अगला प्रश्न है, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? ऑप्शन है सैम मानेकशॉ, ऑप्शन बी है विक्रम बत्रा, ऑप्शन सी है के.एम. करियप्पा, ऑप्शन डी है आपका करम सिंह। बता दीजिए। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा साथियों, इसमें सैम मानेकशॉ थे। ठीक, यानी पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी थे फील्ड मार्शल के पद पर। ऑप्शन क्वेश्चन 30 है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक थे? कौन? इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, ये एक पुरानी वैज्ञानिक अनुसंधान होता है यहाँ पर, जिसके संस्थापक थे। ऑप्शन ए है महेंद्र लाल सरकार, ऑप्शन बी है प्रफुल्ल चंद्र राय है, ऑप्शन सी है आशुतोष मुखोपाध्याय है, ऑप्शन डी है जगदीश चंद्र बोस है। इसमें बता दीजिए कौन इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस यानी पुराना अनुसंधान से संबंधित है, इसमें कौन इसके संस्थापक थे? ऑप्शन ए है आपका महेंद्र लाल सरकार है। कौन? महेंद्र लाल सरकार है। अब अगला प्रश्न है, हावड़ा ब्रिज आधिकारिक तौर पर किस वर्ष खोला गया था? आ जाओ। हावड़ा ब्रिज आधिकारिक तौर पर किस वर्ष खोला गया था? ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है आपका 1943, ऑप्शन डी है आपका 1948। बता दीजिए हावड़ा ब्रिज आधिकारिक रूप से कब खोला गया था? इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा साथियों आपका 1943। हावड़ा ब्रिज है कहाँ? हावड़ा ब्रिज है कहाँ आपका? कलकत्ता में। कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल में है। ठीक, पश्चिम बंगाल में ही नोट कर लीजिए, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक, लेकिन अब इसका जो आधिकारिक नाम क्या हो गया है? रविंद्र सेतु। क्या हो गया है? रविंद्र सेतु, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर हो गया। कब? 1965 में, 1965 में इसका नाम हो गया। ठीक, अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत की सीमा में अफगानिस्तान और पाकिस्तान लगती हैं भाई। पहले तो इसके लिए डायग्राम हम लोग को देखना जरूरी होगा। ये भारत है, ये भारत है, ये हमने बताया कि आपका क्या है भाई? पाकिस्तान है। ये भारत है और ये क्या है? पाकिस्तान है। और इसके जस्ट ऊपर ये क्या है भाई? अफगानिस्तान है। क्या है? अफगानिस्तान है। अब बता दीजिए दिशा किस दिशा में होगा? ऑप्शन देखकर आप बता सकते हैं। ये आपको हमने दे दिया, ऊपर वाली दिशा क्या होता है? उत्तर होता है। इधर वाला नीचे वाला क्या होता है? दक्षिण होता है। इधर वाला आपका पूर्व होता है और इधर वाला आपका क्या होता है? पश्चिम होता है। तो आप दिशा देख के बता देंगे कि क्या इसमें से जो ऑप्शन मिलजुल रहा है कि नहीं। क्या उत्तर पश्चिम सही हो सकता है? ऑप्शन बी है उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी है दक्षिण, ऑप्शन डी है आपका दक्षिण पश्चिम। तो कोई एक दिशा में तो दिख नहीं रहा है, यह तो दिख रहा है यहाँ पे। ये कौन सी दिशा है भाई? बता दीजिए ये कौन सी आपकी दिशा है? तो पहले तो ध्यान दीजिए ये उत्तर और पश्चिम, किस ऑप्शन में है? उत्तर और पश्चिम। तो इस वजह से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तर और पश्चिम, यानी भारत के जो उत्तर और पश्चिम में आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर भारत में स्थित नहीं है? बता दीजिए
कौन सा शिखर जो है भारत में नहीं स्थित है? ऑप्शन है नंदा देवी, ऑप्शन बी है महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी है गुरु शिखर, ऑप्शन डी है धौलागिरी। बता दीजिए भारत में कौन सा नहीं है। तो पहले तो ध्यान दीजिए, नंदा देवी है कहाँ भाई? तो उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड तो भारत में है ना, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। महेंद्रगिरी कहाँ है भाई? उड़ीसा में है, तो ये उड़ीसा तो भारत में है, ये भी आपका हो जाएगा। गुरु शिखर कहाँ है? तो गुरु शिखर आपका राजस्थान में, अरावली पर्वत का है, अरावली पर्वत का ऊंची चोटी है, और ये कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में, तो यही भारत है। और धौलागिरी आपके भारत में नहीं है, ये कहाँ है? नेपाल में है, आपका नेपाल में। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन हो गया? नहीं पूछा है ना, तो नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? बता दीजिए। कृष्णा नदी है जो भारत के किस राज्य से होकर बहती है? तो कृष्णा नदी कोई इकलौते राज्य से नहीं होकर बहती है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। पहले कृष्णा नदी महाराष्ट्र में भी बहती है, महाराष्ट्र में भी। उसके बाद पहला, दूसरा कहाँ बहती है भाई? कर्नाटक में भी, कर्नाटक में बहती है। तीसरा आपका कहाँ बहती है? आपका तेलंगाना में भी बहती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन जो देखेंगे, इसमें आपका जो हो जाएगा, कर्नाटक दिया है ना, कर्नाटक इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यानी पूरा अगर मान लिया जाए 100% अगर मिट्टी है, तो 40 पर एक ही मिट्टी का आधिपत्य बना हुआ है सबसे अधिक। तो कौन होगा इसमें सही? ऑप्शन है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी है आपका लाल और पीली मिट्टी। इसमें 40% भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें साथियों जो आपका सही होगा, इसमें आपका जलोढ़ मिट्टी। कौन होगा? जलोढ़ मिट्टी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये जलोढ़ मिट्टी जो है ना, भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है। ये जो भारत आप देख रहे हैं, ये भारत का जो ये उत्तरी वाला इलाका है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, और ये बहुत ही अधिक उपजाऊ मिट्टी है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा, बिहार और हरियाणा वाला इलाका, पंजाब वाला इलाका जो आ जाएगा, जो कि बहुत ही आपके लिए गेहूं और धान के लिए उपजाऊ इलाका है। तो ये किस मिट्टी का भाई प्रभाव है? जलोढ़ मिट्टी का। और जलोढ़ मिट्टी से एक और प्रश्न बनता है, जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार, जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार, एक होती है बांगर मिट्टी, क्या होती है? बांगर मिट्टी, और दूसरी होती है क्या? खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी जो होती है पुरानी मिट्टी होती है, और खादर क्या होती है? नई मिट्टी होती है। क्या होती है? नई। बांगर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कभी बाढ़ आई थी, और बाढ़ आने के बाद वह मिट्टी बन गई जलोढ़ मिट्टी, लेकिन वह बार बार अब उस इलाके में बाढ़ नहीं आ रही है। और ये खादर वाली में क्या होती है? लगातार बाढ़ आना और नदियों के बहाव से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होना। तो ये नई मिट्टी, ये लगातार होती है। जो खादर मिट्टी होती है नई होती है, बार बार बाढ़ आना। तो ये इलाके। अब पुरानी क्या होती है? बांगर वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो कई बार पूछा है, बांगर क्या होती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। खादर क्या होती है? नई जलोढ़ मिट्टी होती है। जिस इलाके में लगातार बाढ़ आती होगी तो समझ लीजिएगा वहाँ मिट्टी कैसी होगी भाई? खादर। ये भी याद रखिए। काली मिट्टी, एक और ध्यान दीजिएगा, काली मिट्टी जो है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपने कपास उत्पादन के लिए, यहाँ पर कपास उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? काली मिट्टी है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? ऑप्शन ए है ब्यास, ऑप्शन सी है बी है आपका चेनाब, ऑप्शन सी है रावी, ऑप्शन डी है सतलज। तो भाखड़ा नांगल बांध जो किस नदी पर है? तो आपका सतलज नदी पर की ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में किस चीज का भंडारण भाई भंडारण के लिए समृद्ध है? यानी आपका झारखंड या छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक किस चीज का समृद्ध भंडार पाए जाते हैं? ऑप्शन है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है आपका पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है सोना। तो भाई झारखंड और छत्तीसगढ़ जो सबसे अधिक अगर भंडारण समृद्ध है तो कोयला के लिए मशहूर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? भारतीय सर्वेक्षण
2022 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन आपका है भारतीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? ऑप्शन ए है आपका 77%, 77.7%। ऑप्शन डी है आपका, बी है आपका 74%। ऑप्शन सी है आपका 78.3%। ऑप्शन डी है आपका 72.1%। बता दीजिए भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो इसमें जो साथियों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 77.7% आपका हो जाएगा। अगर पूछेगा कि इसमें एक और चीज देखिएगा कि भारत का लिंगानुपात कितनी है। भारत का लिंगानुपात कितना है, यानी लिंगानुपात कितना है भारत का लिंगानुपात, यानी मेल और फीमेल का आप समझ रहे हैं ना। पुरुष पे 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं बची हैं? तो 943 महिलाएं बची हैं। ये भारत के संदर्भ में हमने बताया। अगर वही उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बताएं कि उत्तर प्रदेश में अगर 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं बची हैं? तो 912 महिलाएं बची हैं। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क यानी कालियार पार्क स्थित है कहाँ भाई? ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो बता दीजिए ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी गुजरात में है ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है? वलय नहीं है, बता दीजिए। ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है बुध, ऑप्शन डी है आपका वरुण। किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं पाया जाता? वलय मतलब छल्ला नहीं पाया जाता है। तो पहले तो ध्यान दीजिएगा ग्रह कितने हैं टोटल। तो ग्रह आपके कितने हैं टोटल? प्लैनेट कितने हैं? 8 ग्रह है। 8 ग्रह है। कौन कौन से हैं भाई? पहला है आपका बुध, दूसरा है आपका शुक्र, तीसरा है आपका पृथ्वी, चौथा है आपका मंगल, पांचवा है आपका बृहस्पति, छठा है आपका शनि, सातवां है आपका अरुण और आठवां आपका है वरुण। ये टोटल 8 ग्रह है। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था भाई? केपलर ने दिया था। और सौरमंडल की खोज किसने किया था? कापरनिकस ने किया था। जो शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं जिसमें वलय नहीं पाया जाता है, कौन कौन से? जैसे मान के चलिए हमने कहा कि भाई यह सूर्य भगवान है, सन है, और सन के क्रम से कौन है? पहला बुध आते हैं, बुध के बाद कौन आते हैं? शुक्र आते हैं, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद कौन? मंगल। तो ये जो चारों ग्रह है ना, इसमें वलय नहीं पाए जाते हैं, वलय नहीं पाए जाते हैं। और इसके बाद वाले जो ग्रह हैं कौन है भाई? इसके बाद वाले ग्रह, इसके बाद वाले ग्रह कौन आ जाएंगे? बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण आ जाएंगे। तो इसमें एक बुध ऐसा दिख रहा है जो कि इसमें समाहित है, इसमें दिख रहा है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो समझ लीजिएगा सूर्य से जो नजदीक जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनमें वलय नहीं पाया जाता है। ठीक, सबसे पास का ग्रह, शुक्र के सबसे नजदीक ग्रह कौन है भाई? बुध है। और सबसे दूर ग्रह कौन है? आपका वरुण है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह अगर पूछा जाए तो कौन है भाई? तो एक तो आपका मंगल है और एक आपका क्या है? शुक्र है। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का केंद्र भाग यानी कोर मुख्य रूप से किससे निर्मित होता है? पृथ्वी का जो कोर किससे निर्मित होता है? जैसे हमने कहा कि जैसे पृथ्वी को एक तरबूज मान लेते हैं, तरबूज को जैसे हम लोग पेटी जैसे चेक करते हैं ना, पहले गांव पे आता था तो भाई देखते थे कि रेड है कि नहीं है, दिखाओ भाई, तो पेटी मारता था इस तरह से। तो हम लोग भी क्या करते हैं? पृथ्वी को इस तरह से काट देते हैं और काटने के बाद इसको मिटा देते हैं। और मिटाने के बाद अब एक आकृति निर्मित हो गई ना, इस तरह से एक आकृति इस तरह से निर्मित हो गई ना। अब इसी में पूछा गया है कि इसके केंद्र में भाई क्या पाया जाता है? इसके केंद्र में क्या पाया जाता है? ठीक, तो पहले तो यह ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या पाया जाता है भाई? सियाल। और ये क्या है? सीमा। और ये क्या है भाई? नीफे।
सियाल सीमा नीफे। तो सियाल किससे बनता है भाई? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनता है। सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनता है। और नीफे क्या होता है भाई? निकिल प्लस एफई से बनता है फेरस। तो भाई कोर ही क्यों पूछा है, तो इसी को कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। तो अब बताइए किससे बना है? तो निकिल और लोहा से। तो ऑप्शन इसमें कौन है सही भाई? ऑप्शन है निकिल और सिलिका, ऑप्शन बी है निकिल और लोहा, ऑप्शन सी है सिलिका और एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है सिलिका और मैग्नीशियम। तो बता दीजिए ऑप्शन इसमें जो करेक्ट होगा ऑप्शन बी निकिल और फेरस यानी लोहा आपका सही हो जाएगा। अगर वही पूछे कि ऊपरी भाग किससे बना है तो सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और एल्यूमिनियम से। बीच वाला मेटल किससे बना है? सिलिका और मैग्नीशियम से। और नीफे निकिल और फेरस से बना है। ठीक, अगला है प्रश्न, और इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, निम्न किस प्रकार की साइलों में भिन्न भिन्न मोटाई पाई जाती है? किस प्रकार की साइल मतलब चट्टान में भिन्न भिन्न मोटाई पाई जाती है? ऑप्शन है अवसादी साइल, ऑप्शन बी है अग्नेय साइल, ऑप्शन सी है कायांतरित साइल, ऑप्शन डी है ज्वालामुखी साइल। बता दीजिए कौन सी ऐसी साइल है जिसकी मोटाई भिन्न भिन्न होती है? इसमें जो साथियों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है अवसादी साइल। क्या हो जाएगा? अवसादी साइल होती है। आग्नेय साइल का मतलब समझ रहे हैं, जब पृथ्वी का आंतरिक भाग जब गर्म होता है, ज्वालामुखी के रूप में उद्गार होता है, तो जो नीचे की मैग्मा होती है वह बाहर निकलती है, और निकलने के बाद यह पूरी तरीके से जीवाश्म, इसमें जीवाश्म नहीं होता है। क्या होता है? जीवाश्म नहीं होता है। जीवाश्म नहीं होता है, ये पूरी तरीके से गर्म होती है, जीवाश्म नहीं होता है। लेकिन किसमें जीवाश्म होता है? कई प्रश्न बार पूछा गया है। जीवाश्म इसमें होता है। अवसादी चट्टान में क्या होती है? जीवाश्म होता है। और ये आग्नेय चट्टान के टूटने और फूटने से इसका भी निर्माण होता है। तो ये भी कई बार पूछा गया है। आग्नेय चट्टान पूरी तरीके से जीवाश्म उसमें नहीं होता है, और आपका अवसादी चट्टान में जीवाश्म होता है, यानी जीवों का अंश होता है। जीवाश्म मतलब जीवों का अंश होता है। तो साथियों ये प्रैक्टिस सेट हमारा 8 था, और जीएस के हम लोगों ने 42 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। और मैंने बताया कि कई अन्य एग्जाम जो लेटेस्ट में हुए थे, मैंने उन प्रश्नों को भी लिया है ताकि आपके आगामी एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। साथियों पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर